हेलो स्टूडेंट्स, जेपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव का वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है। देखिए बाबू, पहला सवाल क्या है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे बाबू। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, जिसमें पहला गुणनखंड एक हो और दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या हो, वैसी संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए चेक करते हैं बाबू। हम दो अभाज्य संख्या लेते हैं। जैसे हमने पहली अभाज्य संख्या ले लिया बाबू 3 ले लिया, दूसरी अभाज्य संख्या हमने क्या लिया? 5 लिया। अब इनका फैक्टर करके देखते हैं क्या क्या कॉमन मिलता है। तो 3 का अगर फैक्टर करेंगे बाबू तो मिलेगा 3 गुणे 1, और 5 का फैक्टर करेंगे हम लोग बाबू तो मिलेगा 5 का फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 5 गुणे 1। ठीक है, दोनों संख्याओं हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉमन एक मिल रहा है। इसका मतलब दो अभाज्य संख्या हो बाबू या दो से अधिक अभाज्य संख्या हो, हमेशा उनका मौसा क्या होगा? एक होगा। दो अभाज्य संख्या या दो से अधिक अभाज्य संख्या, दोनों का मौसा क्या होगा बाबू? एक होगा। अब देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी 2 है, तीसरा ऑप्शन सी 3 है और चौथा ऑप्शन डी 0 है। और हमारा एचसीएफ आया 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बाबू? करेक्ट आंसर है। समझ में आया इतनी बातें? ठीक, अगले सवाल को देखते हैं बाबू। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है बाबू, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है बाबू? वैसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड, पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड सेम संख्या हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन लगाएंगे बाबू। यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है बाबू 33। कौन है बाबू? 33। 33 के कौन कौन से गुणनखंड है इसको ध्यान से देखिए। 33 का पहला गुणनखंड होगा 1, दूसरा गुणनखंड होगा 3, तीसरा गुणनखंड 11 और चौथा गुणनखंड 33। ठीक है बाबू। दूसरा ऑप्शन हमारा बी है। बी हमारा दिया बाबू 39। 39 के फैक्टर चेक करते हैं, गुणनखंड चेक करते हैं बाबू। तो 39 का पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 3, तीसरा गुणनखंड 13 और चौथा गुणनखंड 39। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं वो सी नंबर 38 का। 38 का पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 2, तीसरा गुणनखंड 19 और चौथा गुणनखंड सेम संख्या 38। और चौथा ऑप्शन डी 31 को चेक करके देखते हैं हम लोग। 31 का पहला गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड बाबू सेम संख्या 31 होगा। यहाँ हमने देखा पहला ऑप्शन 33 है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। दूसरा ऑप्शन 39, इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तीसरा ऑप्शन है 38, इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसलिए ऑप्शन ए बी सी भाज्य संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड सेम संख्या, अतः निम्न में कौन अभाज्य संख्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बाबू करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू? ठीक है, तो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। तो हमें क्या याद रखना बाबू कि जितने घातों वाला बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे या हलों की संख्या होगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद है, 2 घातों वाला बहुपद है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगा बाबू? 2 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बाबू? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा है बाबू 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या है बाबू? इसको देखिए। 4 नंबर सवाल है,
18 तथा 72 का मौसा है। चार ऑप्शन हमारे पास है, ए है 18, बी है 72, सी है 9 और डी है 2। तो दोनों संख्याओं को पहले लिखते हैं बाबू। हमारा पहला संख्या है 18, दूसरी संख्या 72। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 बनेगा, और 72 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करें तो ये बनेगा वो 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 कितना हो जाएगा बाबू 72। हमें क्या पता करना है, HCF यानी मौसा पता करना। मौसा क्या होता है बाबू, दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो, सभी संख्याओं में जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, मौसा होगा। यहाँ हमने देखा, क्या हम देख रहे हैं बाबू कि यहाँ 18 और 72 में 2 कॉमन मिला, फिर दोनों में 3 कॉमन मिला, फिर 18 में ऊपर 3 है और नीचे क्या है बाबू 3 है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। सबसे पहले तो कॉमन मिला 2, दूसरा कॉमन के रूप में आ जाएगा 3 और तीसरे कॉमन के रूप में आ जाएगा एक और 3। अब इसका गुणनफल निकालते हैं बाबू, 2 दूना 2 3 6, 6 3 18। अब हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। हमने 18 और 72 का मौसा निकाला, मौसा आ गया 18, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है बाबू, देखिए अगला सवाल है, यदि बहुपद यक्स स्क्वायर -4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। चार ऑप्शन हमारे पास है बाबू, -1, 1, 1/4 और -1/4। तो ऑप्शन के हिसाब से बाबू हम लोग चेक करेंगे कौन सा आंसर सही है। पहले तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पहले में गुणांकों को लिखना है बाबू। तो यक्स स्क्वायर के स्क्वायर वाले टर्म का जो गुणांक होगा बाबू, स्क्वायर वाले टर्म का जो गुणांक होगा उसको नाम देंगे हम लोग ए, यक्स वाले टर्म का जो गुणांक होगा बाबू उसको नाम देंगे हम लोग बी, और जो अचर पद होगा बाबू उसको हम लोग नाम देंगे सी। यानी यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहां से गुणांकों को लिखेंगे, यानी ए, बी और सी का मान लिखेंगे। यहां हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर वाले टर्म का गुणांक है 1, इसका मतलब ए का मान हो जाएगा 1। दूसरा टर्म x का गुणांक है -4, तो b का मान हो जाएगा -4। और तीसरा अचर पद 1 है, इसका मतलब c का मान क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है बाबू, अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालना है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/1 के, और हमारे पास c का मान है 1, a का मान है 1 और 1/1 मिल जाएगा 1। अब बताइए बाबू ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बाबू, सही है। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल 6 नंबर देखते हैं क्या बोल रहे हैं बाबू। 6 नंबर सवाल है, द्विघात बहुपद 4x² + 12x + 9 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन है, पहला 1, दूसरा 9, तीसरा 3 और चौथा -3। चेक करके देखते हैं बाबू। सबसे पहले तो हम गुणांकों को लिखेंगे। स्क्वायर वाला टर्म का गुणांक है 4, इसका मतलब a का मान हो जाएगा बाबू 4। यक्स वाले टर्म का गुणांक है 12, तो b का मान हो जाएगा 12। और अचर पद है 9, इसका मतलब c का मान हो जाएगा 9। हमें क्या ज्ञात करना है बाबू, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग ज्ञात करना है। शून्यकों का योग को लिखा जाता है बाबू अल्फा प्लस बीटा से, जिसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है बाबू, ये माइनस सूत्र का हो जाएगा। b का मान हमारे पास है 12 बट्टा a का मान हमारे पास कितना है बाबू, 4 है। 4 से 12 को काटेंगे, ये कटेगा 3 बार में, माइनस है तो माइनस, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -3। अब ऑप्शन को चेक करना है कौन सा करेक्ट आंसर है बाबू,
ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं दिक्कत है, ठीक है, तब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए बाबू 7 नंबर, वाई अक्ष पे सभी बिंदुओं का भुज होता है। भुज और कोटि के बारे में बता दे बाबू। जैसे हमने यहां पर एक निर्देशांक लिखा बाबू, क्या लिखा निर्देशांक हमने, 4,5। तो इसमें जो पहला अंक होगा उसको नाम देते हैं हम लोग बाबू, पहले अंक को नाम देते हैं भुज और दूसरे अंक को नाम देते हैं हम लोग कोटि। ठीक है बाबू, भुज का ही दूसरा नाम x होता है और कोटि का दूसरा नाम y होता है। भुज को ही हम लोग कभी कभी कहते हैं यक्ष नियामक। क्या कहते हैं बाबू, यक्ष नियामक। और y को हम लोग कहते हैं y नियामक। अब हमसे क्या पूछा गया बाबू, हमसे पूछा गया कि y अक्ष पे सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है। और एक और बात बता दे बाबू, अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, उस केस में बाबू y का मान हमेशा 0 होता है। कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर है बाबू तो y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उस केस में x का मान हमेशा क्या होगा बाबू, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा गया कि कोई बिंदु या सभी बिंदु जो y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो उस कंडीशन में x का मान 0 होता है। x को हम लोग भुज कहते हैं, अर्थात भुज का मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। तो अब बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। तो हमने देखा कि बी वाला ऑप्शन 0 है, इसलिए बी वाला ऑप्शन क्या है बाबू, सही है। समझ में आ रहा है बाबू। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल हमारा है बाबू, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद होगा। हमारे पास एक AP है, AP, इसका सामान्य पद क्या है बाबू, तो AP का सामान्य पद है, AP का सामान्य पद है बाबू 5n-7। AP का सामान्य पद क्या है बाबू, 5n-7। हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद का मतलब पहला पद ज्ञात करना है। अगर हमें पहला पद ज्ञात करना होगा बाबू तो n का मान 1 रखेंगे, दूसरा पद ज्ञात करना होगा तो n का मान 2 रखेंगे, तीसरे पद के लिए n का मान 3 रखेंगे। तो सिर्फ हमसे पूछा गया कि प्रथम पद क्या होगा, इसलिए प्रथम पद को लिखते हैं हम लोग बाबू, a से a का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 5 और n के जगह पर 1 रखेंगे क्योंकि प्रथम पद निकाल रहे हैं और माइनस में चल रहा है 7। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 का गुणनफल हो जाएगा 5 माइनस में 7 और 5 में से 7 को माइनस कर देंगे तो माइनस में क्या मिल जाएगा 2। अर्थात तो अगर AP का सामान्य पद 5n-7 होगा तो उस केस में प्रथम पद का मान माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है बाबू, आगे देखिए, आगे देखते हैं बाबू। सवाल नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 8 तो हो चुका। 9 क्या है बाबू कि यदि बिंदु A 4,6 हो और बिंदु B 8,4 हो तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है बाबू x1 प्लस, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2। ये किसका सूत्र होता है बाबू, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होगा बाबू, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अर्थात हमें करना क्या बाबू कि यहाँ पहला वाला x1 होगा और दूसरे पॉइंट का पहला x2 होगा।
पहले पॉइंट का दूसरा y1 होगा और दूसरे पॉइंट का दूसरा y2 होगा। तो हमें करना क्या है कि x1 को x2 के साथ जोड़ेंगे और उसको क्या कर देंगे बाबू, आधा कर देंगे। x1 का मान 4, x2 का मान कितना हो जाएगा 8। तो x1 प्लस x2 को जोड़ेंगे बाबू तो ये मिल जाएगा 12 और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है बाबू। और दूसरा देखते हैं बाबू y1 प्लस y2 के लिए। तो y1 का मान है 6 और y2 का मान है 4। 6 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10, बट्टा में चल रहा है 2। ठीक है बाबू। 2 से 12 कितने बार में कटेगा, 6 बार में। और 2 से 10 कितने बार में कटेगा बाबू, 5 बार में। अर्थात बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 6,5। अब चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 0,0, दूसरा है -6,4, ये भी सही नहीं है। तीसरा है -4, -6, ये भी सही नहीं है। और चौथा ऑप्शन है डी 6,5, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। समझ में आया बाबू, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, अगले सवाल की तरफ देखते हैं बाबू। सवाल नंबर 10 को हम लोग देख लें। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहे हैं बाबू कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं बाबू, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है बाबू 180, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बाबू करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। चलिए बाबू अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है बाबू, वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है और धनात्मक में अनंत तक जाती है। कहां तक बाबू, धनात्मक में अनंत तक जाती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या होता है बाबू, वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो और धनात्मक में प्लस की तरफ अनंत तक जाए, वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। यानी सबसे पहली प्राकृत संख्या होगा हमारा बाबू 1, दूसरी प्राकृत संख्या हमारा हो जाएगा 2, तीसरी प्राकृत संख्या 3, कहां तक अनंत तक। हमसे पूछा गया सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या दिख रहा है बाबू 1 दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया बाबू, ठीक। सवाल नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई संख्या रूट के बाहर हो, किसी संख्या में रूट न लगा हो तो परिमेय संख्या होगा। अगर किसी संख्या में रूट लगा हो तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यदि किसी संख्या में रूट लगा हो बाबू तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसके भी कुछ कंडीशन है बाबू। अगर रूट के अंदर पेयर बनेगा तो उसको हम लोग परिमेय नाम देंगे। अगर रूट के अंदर जो संख्या है उसका पेयर नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग अपरिमेय नाम देंगे। समझ में आया बाबू, तो आइए चेक करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है बाबू रूट में 25। क्या है बाबू, रूट में 25 का फैक्टर करेंगे 5 गुणे 5। देखिए इसका पेयर बन रहा है 2 5 के लिए 1 5 बाहर हो जाएगा रूट से। ये 5 है, इसका पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ 5 होगा। 11 का पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ 11 होगा क्योंकि ये सारे अभाज्य संख्या है। और यहाँ 7 का भी पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ क्या होगा 7। तो हमने देखा कि सिर्फ 25 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका पेयर बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बाबू करेक्ट आंसर है परिमेय संख्या के लिए। समझ में आया बाबू, तो याद रखिए अगर कोई संख्या रूट के बाहर हो तो परिमेय होगा। यदि कोई संख्या रूट में हो अगर उसका पेयर बना तो परिमेय होगा, पेयर नहीं बनेगा तो क्या होगा अपरिमेय होगा। समझ में आ रहा है बाबू इतनी बातें, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है बाबू, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए वो ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये 5 रूट के बाहर है, ये क्या हो जाएगा बाबू परिमेय हो जाएगा।
रूट में 16 है, 16 का फैक्टर करेंगे बाबू तो 4 गुणे 4, इसका भी पेयर बन रहा है तो ये भी क्या होगा, पर में होगा। तीसरा ऑप्शन है 9 बाबू, 9 का फैक्टर करेंगे 3 गुणे 3, इसका भी पेयर बन रहा है तो इसको भी हम लोग नाम देंगे परमेय संख्या। और चौथा ऑप्शन है बाबू रूट में 7, 7 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 सिंगल है, इसलिए 7 को हम लोग क्या नाम देंगे, अपरमेय संख्या। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, तो ऑप्शन सही हमारा डी। क्या पूछा गया था, निम्न में कौन सी अपरमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है बाबू, अगले सवाल को देखते हैं, 14 नंबर सवाल को। 14 नंबर सवाल क्या है बाबू, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। सम संख्या क्या होता है बाबू, सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से कटे, या किसी भी संख्या में अगर 2 का मल्टीपल हो तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे बाबू, सम संख्या नाम देंगे। यहाँ हमारे पास एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या है बाबू, p। p को सम होने के लिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल बाबू, 2 का। जैसे p हमने कोई भी पूर्णांक ले लिया, जैसे हमने क्या ले लिया, p का मान 1 ले लिया, तो p का मान 1 लिया तो एक हमारा क्या है बाबू, एक हमारा पूर्णांक है जो कि अभी सम संख्या नहीं है। इसमें जैसे हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2 एक क्या है, सम संख्या है। जैसे हमने एक और पूर्णांक ले लिया 3, ठीक है बाबू, 3 एक पूर्णांक है, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 6। ये 3 किसका मान है, p का मान है, और हमने जब से 2 से गुणा किया तो इसका मान बन गया 6। 6 ये क्या है, सम संख्या। अर्थात किसी भी पूर्णांक को सम संख्या होने के लिए उसमें 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है बाबू, अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है 15। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त का व्यास होगा। देखिए एक वृत्त है बाबू, एक वृत्त है जिसका परिधि और क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है बाबू 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। प्रश्न के हिसाब से परिधि और क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू 2 पाई r बराबर पाई इंटू r इंटू r। देखिए बाबू पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, यहाँ बच गया r और इस साइड में बच गया 2, r का मान 2। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। जब r का मान 2 है तो व्यास का मान कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बाबू, करेक्ट आंसर है। समझ में आया बाबू, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, 16 नंबर सवाल को। 16 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। 16 नंबर सवाल है बाबू, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा ए, बी, सी या डी। चलिए इसको चेक करते हैं। त्रिज्या का मान है 3, त्रिज्या को लिखेंगे बाबू हम लोग r से, r का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बाबू गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है बाबू 4/3 पाई r पे क्यू। हमने अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाया था, तो 4/3 रहेगा बाबू, सेम पाई के जगह पर पाई रहेगा। r का मान हमारे पास कितना है बाबू, 3 सेंटीमीटर है। कितनी बार लिखना आपको, 3 बार लिखना, 3 गुणे 3 गुणे 3, और साथ में चलेगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है बाबू, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने देखा कि 3 से 3 कट रहा है, 4 और 3 में गुणा करेंगे 12, और 12 में 3 से गुणा करेंगे 36, और साथ में है बाबू पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बाबू, करेक्ट आंसर है। समझ में आया बाबू, ठीक है। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 17 नंबर क्या है बाबू, अगला सवाल 17 नंबर देखिए। 17 नंबर सवाल है बाबू कि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पाई में आंसर लाना है हमें। वृत्त का जो परिधि होता है बाबू वो बराबर होता है 2 पाई r के। किसके बराबर होता है,
2 पाई आर के, तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 10, यानी 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 10 पाई। ठीक है, 2 से 10 कट जाएगा, 5 बार में पाई से पाई कट गया, यानी आर का मान कितना हो गया बाबू? 5 सेंटीमीटर हो गया। हमें आर का मान नहीं चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बाबू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पर पाई, आर का मान हमारे पास है 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। 5 5 में गुणा करेंगे 25, साथ में चल रहा है पाई और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बाबू? ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 18 नंबर क्या है? 18 नंबर सवाल है बाबू। देखिए ऑप्शन नीचे एक नहीं आ रहा है, चेक करते हैं इसको। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। एल का मान क्या है बाबू? एल का मान है 8, बी का मान है 6 और एच का मान है बाबू 5। तो हमें निकालना है घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है बाबू, और रूट में घनाभ के विकर्ण का सूत्र होगा बाबू, विकर्ण बराबर सूत्र होगा अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। एल के जगह पर है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 6 का स्क्वायर प्लस सी के एच के जगह पे 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, अब प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 25। 64, 36 और 25 को जोड़ेंगे, रूट में आ जाएगा 125। 125 का अगर हम फैक्टर करें तो आएगा बाबू 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ 2 गो 5 के बदले में एक 5 बाहर आएगा और एक 5 रूट के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा है। ये क्या है बाबू? 5 है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारा आंसर है घनाभ का विकर्ण 5 रूट में 5 सेंटीमीटर। अब हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 रूट 5 सेंटीमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। अगले सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता के लिए याद रखेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं इसमें। देखिए वो ध्यान से, प्रायिकता क्या होगा? कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक ही होती है। इसका मतलब किसी घटना की प्रायिकता न तो 0 से छोटा होता है और न ही 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए को हम लोग चेक करेंगे। और एक और बात बता दें बाबू, किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगा। अब बट्टा वाले सवाल में आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर बट्टा वाले सवाल में बाबू हर ज्यादा होगा, हर का मान ज्यादा होगा, तो उस भिन्न का जो मान होगा वो हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। 1 से क्या होगा बाबू? छोटा होगा। तो जब हर ज्यादा होगा उस कंडीशन में हम कह लेंगे कि वह भिन्न क्या है? प्रायिकता हो सकता है। ठीक है बाबू, अगर हर का मान अंश से कम होगा तो उस कंडीशन में वह प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हर का मान अंश से कम होगा तो उस भिन्न का मान 1 से क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं बाबू। यहाँ 25% है, 25% को लिख सकते हैं 25/100। हर ज्यादा है, प्रायिकता हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा है बाबू 2/6, इसमें भी हर ज्यादा है, ये भी प्रायिकता हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है 3/4, इसमें भी हर ज्यादा है, ये भी प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि जब हर ज्यादा होगा तो उसका मान 1 से क्या होगा? छोटा होगा। और तीसरा ऑप्शन बाबू हमारा है 3/2। देखिए इस भिन्न का हर कम है अंश से, इसका मतलब इस भिन्न का जो मान होगा वह 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, और किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। समझ में आया बाबू? चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या है बाबू?
प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है बाबू 0 और प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। हमेशा याद रखना आपको, प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है बाबू, प्रायिकता का न्यूनतम मान वो 0 होता है बाबू, और प्रायिकता का जो महत्तम मान होता है वह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमें पूछा गया है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है 0। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है बाबू, एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक पासे में बाबू टोटल कितने रिजल्ट होते हैं, तो पासे में बाबू टोटल 6 रिजल्ट होते हैं। कौन कौन, पासा में टोटल कितने रिजल्ट बाबू, 6 रिजल्ट। पहला 1 2 3 4 5 6। ठीक है बाबू, हमसे पूछा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता है। अब 1 से लेकर 6 तक देखेंगे कितनी विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, विषम संख्या। अब देखिए 1 2 से नहीं कटेगा, इसलिए पहली विषम संख्या हो जाएगा 1। 2 2 से कटेगा, इसलिए सम संख्या विषम संख्या तो होगा नहीं। तीसरी संख्या हमारा बाबू 3, ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। 4 2 से कट जाएगा, 4 सम संख्या होगा। 5 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 5 क्या होगा बाबू, विषम संख्या हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस पासे में टोटल कितने रिजल्ट आए, टोटल रिजल्ट है बाबू 6। किसकी प्रायिकता पूछा गया है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्याओं की संख्या कितने बाबू, 3 1 2 और 3। तो उनकी संख्या को रखेंगे ऊपर और इसको काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। यानी एक पासे में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है 1/2। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है बाबू, एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो इसके हारने की प्रायिकता बताना है। याद रखिए बाबू, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1। यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता दोनों का योगफल कितना होता है बाबू, 1 होता है। मैच जीतने की प्रायिकता अब प्लस में हारने की प्रायिकता, दोनों का योगफल कितना होगा, 1 होगा। जीतने की प्रायिकता है बाबू 0.7 और हारने की प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है बराबर में 1। हारने की प्रायिकता निकालना है बाबू, तो हारने की प्रायिकता निकालने के लिए 1 में से जीतने की प्रायिकता को माइनस करेंगे। जीतने की प्रायिकता है 1.7 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.3। क्या आ जाएगा बाबू, 0.3। यहाँ हमने देखा कि जो भी हमारा ऑप्शन है वह दशमलव में नहीं है, तो इसको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो भिन्न में चेंज करेंगे बाबू, तो ऊपर 3 है तो 3 रहेगा, दशमलव के लिए 1 आ जाएगा और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, 0। यानी हारने की प्रायिकता आ जाएगा 3/10। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बाबू, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 23 को। सवाल नंबर 23 क्या है बाबू, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता या दृक्षया निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बताना है। ध्यान से देखिए, वो ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते, टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 26 पत्ते रेड होते हैं और 26 पत्ते क्या होते हैं बाबू, ब्लैक होते हैं। ठीक है बाबू, अब ध्यान से देखिए, 26 पत्तों में आपको क्या ध्यान देना है, 26 पत्तों में 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं रेड कलर में, और 13 पत्ते किसके होते हैं बाबू, पान के। ब्लैक में क्या होंगे, ब्लैक में 13 पत्ते चीड़ी के होंगे बाबू और 13 पत्ते किसके होंगे, हुकुम के होंगे। 13 पत्ते हुकुम के होंगे। यहाँ हमने 52 पत्तों को 2 कैटेगरी में बांटा है, रेड और
ब्लैक में, और रेड में दो कैटेगरी बांटा हमने, ईट 13 पत्ते ईट के, 13 पत्ते पान के, और ब्लैक को हमने दो भागों में बांटा, चिड़ी और हुकुम के रूप में 13-13 पत्ते। ध्यान से देखिए बाबू, ये ईट और पान रेड कलर के पत्ते हैं, चिड़ी और हुकुम भी, ये चिड़ी और हुकुम काले रंग के पत्ते हैं। तो हमसे पूछा गया बाबू कि काले रंग का बादशाह क्या होगा, तो चिड़ी में एक बादशाह होगा बाबू, चिड़ी में कितने बादशाह, एक बादशाह, और हुकुम में एक बादशाह। इसका मतलब चिड़ी और हुकुम दोनों काले रंग के पत्ते हैं, तो काले रंग के पत्तों में टोटल बादशाहों की संख्या कितना आ जाएगा, एक और एक कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब हमें चेक करना है बाबू कि इसमें हमने तो देखा कि काले रंग की संख्या कितना आया, 2 आया। टोटल कितने पत्ते हैं बाबू, 52 पत्ते हैं, जिसमें काले रंग के बादशाह की प्रायिकता में निकालना है और काले रंग के बादशाह की संख्या है 2। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये मिल जाएगा बाबू 1/26 क्या मिल जाएगा, 1/26। अब हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 3/26 गलत है, दूसरा ऑप्शन 2/13 यह भी गलत है, तीसरा ऑप्शन 1/26, इसलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है बाबू। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 24 क्या बोल रहा है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो सबसे पहले 64 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हमारे पास 64 हो गया बाबू, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। हमें 2 का घातांक पूछा गया गुणनखंड में, तो 2 कितनी बार है, 6 बार है, इसलिए 2 का घातांक कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। यानी हमसे सिर्फ पूछा गया घातांक क्या होगा, तो 2 का घातांक क्या होगा, 6 होगा बाबू, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 25 क्या है कि यदि P और Q 2 संख्याएं हैं तो उनका मौसा और लौसा का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं वो 2 संख्याओं का मौसा, 2 संख्याओं का मौसा मौसा गुणे लौसा बराबर होता है बाबू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमसे पूछा है कि मौसा गुणे लौसा किसके बराबर होगा, तो मौसा गुणे लौसा बराबर होगा 2 पूर्णांक हमारे पास है P और Q, तो 2 पूर्णांकों के मौसा और लौसा का जो गुणनफल होगा वो दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी P और Q का मौसा गुणे लौसा P गुणे Q के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल हमारा 26 नंबर है। 26 नंबर सवाल है, किसी बहुपद की घात होती है। बहुपद किसे कहेंगे बाबू, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो बाबू, पूर्ण संख्या हो। वैसे बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो ये पहला ऑप्शन है भिन्न संख्या। बहुपद का घात क्या होता है बाबू, बहुपद का घात होना चाहिए, बहुपद का घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 100, 1, 2, हमेशा जो भी पावर हो बहुपद का व्यंजक का वो हमेशा किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बाबू, प्लस में होना चाहिए। बहुपद का घात भिन्न संख्या नहीं होता है, बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है। बहुपद क्या होगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखा जाए। 27 को ध्यान से देखिए बाबू। 27 क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यक दिया गया है बाबू और हमसे द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है, तो शून्य को लिखा जाता है अल्फा से। अल्फा का मान हमारे पास है बाबू 2। दूसरा शून्यक होता है बीटा, बीटा का मान है बाबू 6। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है बाबू, द्विघात बहुपद।
और हम सब जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र होता है यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यक्स स्क्वायर रहेगा बाबू, ये माइनस सूत्र का हो गया। अल्फा का मान हमारे पास देखिए क्या है बाबू, 2 है, और बीटा का मान है 6, साथ में चल रहा है एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है 6। सॉल्व किया जाए इसको तो क्या मिलेगा बाबू, यक्स का स्क्वायर माइनस 2 + 6 हो जाएगा 8, साथ में चल रहा है एक्स, और 2 × 6 हो जाएगा 12, यानी द्विघात बहुपद आ गया यक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। ए वाला ऑप्शन है यक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 गलत आंसर है। बी वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, सी वाला ऑप्शन भी सही है नहीं है, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है बाबू, अच्छा एक मिनट बाबू, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, इसलिए डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 28 को। सवाल नंबर 28 को ध्यान से देखिए बाबू, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालना है। हमने माना बाबू द्विघात बहुपद जो है उसका शून्य कौन कौन है बाबू, अल्फा और बीटा। क्या माना बाबू हमने, अल्फा और बीटा, और दोनों शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अल्फा बराबर है बाबू 1/बीटा के, या फिर बीटा बराबर है 1/अल्फा से, अल्फा के। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर मिल जाएगा बाबू 1, ठीक है। हमें k का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग गुणांकों को लिख लेते हैं। गुणांक को ध्यान से देखिए बाबू, स्क्वायर वाला टर्म का गुणांक है 2, इसका मतलब a का मान हो जाएगा 2। यक्स वाला टर्म का गुणांक है 5, इसका मतलब b का मान हो जाएगा 5, और अचर पद है माइनस में k, इसलिए c का मान हो जाएगा माइनस में k, ठीक है बाबू। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है k का मान। यहां से ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा आया 1 के, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है माइनस, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, c/a बराबर हो जाएगा बाबू 1। c का मान हमारे पास है माइनस में k, c का मान हमारे पास क्या है माइनस में k, और a का मान है बाबू 2 और बराबर में चल रहा है 1, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे बाबू तो माइनस k में 1 से गुणा करेंगे माइनस k, और 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, हमें k का मान चाहिए तो k का मान मिल जाएगा माइनस में 2। अब चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, ए वाला ऑप्शन 2 है, हमें -2 चाहिए, इसलिए बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है -2। समझ में आया बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 29 को देखा जाए। सवाल नंबर 29 क्या है बाबू, यदि px बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान निकालना है, यानी x के जगह पर हमें 1 रखना है। क्या रखना है बाबू, x के जगह पर 1 रखना है। चलिए निकालते हैं इसको, देखिए p हो गया बाबू x के जगह पर 1, तो p1 बन जाएगा। p1 का मान निकालना है, x के जगह पर 1, फिर इसका स्क्वायर 5 गुणे x की जगह पर 1, माइनस में क्या चल रहा है बाबू 12 चल रहा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे बाबू, 1 हो जाएगा 5 और 1 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा माइनस में 12, 1 + 5 हो जाएगा 6 माइनस 12, यानी रिजल्ट आ जाएगा माइनस में 6। देखो बाबू यहाँ कुछ प्रिंट में गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन नहीं आया, इसलिए आपको याद बस ये रखना है कि ऑप्शन भले ना हो लेकिन इसका P1 का मान निकालना था, तो P1 का मान इस बहुपद से हमने क्या निकाल लिया, -1 निकाल लिया, और ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 ध्यान से देखिए बाबू, युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 है तथा दूसरा समीकरण 6x + 12y = 6 है। बताना है कि इस दोनों समीकरण के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, वो दोनों इक्वेशन के गुणांकों का अनुपात निकालना पड़ेगा, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे, और वहां से चेक करेंगे कि यदि a1/a2 बराबर आ रहा है तो उस समीकरण a1/a2 बराबर आ रहा है और b1/b2
A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा हो, C1/C2 बराबर न हो B1/B2 के, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चलिए लिख देते हैं इसको, देख लीजिए कंफ्यूज ना होइएगा बाबू। यदि A1/A2 बराबर न हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे बाबू? इस समीकरण के सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। यदि A1/A2 B1/B2 बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर न हो, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे बाबू? तो इस समीकरण के शून्य हल होंगे, यानी कोई हल नहीं होगा। ठीक है बाबू। और तीसरा हमारा आ जाता है रिजल्ट A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों के तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं। तो ऐसे इक्वेशन के अनगिनत हल होते हैं, या कितने हल होते हैं बाबू? अनंत हल होते हैं। अब यहां से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है बाबू, चेक करके देखिए गुणांकों को लिखेंगे। देखिए पहला गुणांक हमारा क्या है बाबू? यहाँ पे 2 है, x का गुणांक 2। ठीक है, इसमें x का गुणांक है 6, तो बट्टा में 6 आ गया, बराबर y का गुणांक है बाबू 4, सेकेंड इक्वेशन में y का गुणांक है 12, और अचर पद है बाबू 3, और दूसरे इक्वेशन का अचर पद है 6। इसको अगर हम लोग काटे तो ये कटेगा बाबू 1/2 मिल जाएगा। ठीक, 1/3 मिलेगा। इसको काटेंगे बाबू तो 1/3 मिलेगा, लेकिन इसको अगर हम लोग काटे बाबू तो 1 क्या मिल जाएगा? 2। देखिए यहाँ A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 और B1/B2 बराबर हो, C1/C2 बराबर न हो, उस कंडीशन में समीकरण का कितना हल होगा? कोई हल नहीं होगा, यानी 0 हल होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेना है बाबू। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? सही आंसर है। क्या है बाबू? कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल 30 नंबर सवाल है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्र प्रवृत्ति का माप माध्य होता है बाबू, माध्यक होता है, बहुलक होता है, लेकिन मानक विचलन केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल हमारा है 32 नंबर। 32 नंबर क्या बोल रहा है बाबू? हमारे पास प्रेक्षण दिया गया है 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है कि वैसा अंक, वैसा आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार हो, अर्थात जो अंक, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आएगा उसी आंकड़ों को हम लोग कहेंगे बहुलक। तो इसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा बार कौन है? 14 को देखिए, 14 सिर्फ और सिर्फ कितने बार आया बाबू? 14 आया बाबू, 14 आया 2 बार। ठीक है। 13 के लिए देखिए, 13 है बाबू 2 बार। 15 है कितने बार? 3 बार, 1 2 3। 16 है 1 बार, और 17 है बाबू 1 बार। तो अब बताइए किस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज्यादा है? तो 15 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर होगा बाबू। सी का मान क्या है? 15, अर्थात इस प्रेक्षण का जो बहुलक होगा क्या होगा बाबू? 15 हो जाएगा। समझ में आया बाबू? चलिए ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है बाबू। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत किससे होती है? 1 से होती है। तो सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या होगा बाबू? 1 होगा। दूसरी प्राकृत संख्या 2 होगा, तीसरे 3 होगा, चौथा क्या होगा? 5 होगा, और पांचवा क्या होगा? चौथा 4 होगा, और पांचवा क्या होगा बाबू? 5। हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या होता है कि माध्य होता है बाबू आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। टोटल कितने आंकड़े हैं? 5, इनका योगफल आ रहा है बाबू 15, बट्टा होता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या है बाबू 5। अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3, अर्थात
प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा वो 3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं बाबू। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34, माध्य का 3 गुना और माध्य का दुगुना का अंतर किसके बराबर होता है? तो माध्य का 3 गुना और माध्य का 3 गुना और माध्य के दुगुना का अंतर बाबू बहुलक के बराबर होता है। जो बहुलक होता है वो माध्य के 3 गुना और माध्य के 3 गुना और माध्य के दुगुने के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आया बाबू? चलिए ठीक है, अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 35 क्या है बाबू? यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो, घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो घन का विकर्ण बताना है बाबू। घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है बाबू? घन का विकर्ण, इसका सूत्र होता है बाबू रूट में 3 गुणे होता है बाबू भुजा, भुजा का मतलब किनारा, ठीक है, और रूट 3 यहाँ किनारा का मान है 1, इसका मतलब ये जो हमारा घन है उसका प्रत्येक किनारा जब a इकाई हो तो उस कंडीशन में घन का जो विकर्ण होगा वह रूट 3 गुणे a के क्या होगा, बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए ठीक है बाबू, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन बताना है। शंकु का आयतन क्या होता है वो? तो शंकु का आयतन होता है बाबू 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है बाबू? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, पाई r स्क्वायर h ये बेलन का आयतन होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h ये किसका आयतन होगा बाबू? तो ये आयतन होगा लंबवृत्तीय शंकु का, यहाँ पर क्यूब रहेगा। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 है बाबू, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधी 5 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। याद रखिए बाबू, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और हमसे त्रिज्या का अनुपात पूछे तो उस कंडीशन में दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? वर्गमूल निकालेंगे। अगर हमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछे यानी क्षेत्रफल से बाबू, क्षेत्रफल से त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो हम संख्याओं को क्या करेंगे बाबू? संख्याओं का वर्गमूल करेंगे। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो बाबू, किसका अनुपात दिया हो? त्रिज्या का अनुपात दिया हो। अगर हमसे पूछा जाए क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम संख्याओं का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो हमसे पूछा गया है त्रिज्याओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो यहाँ हम दोनों संख्याओं का वर्गमूल करेंगे। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, अर्थात त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा क्या होगा बाबू? 2 संबंधी 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 38 को देखिए बाबू। सवाल नंबर 38 क्या है? साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर होगा। हम लोग सूत्र पढ़े बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ दोनों साइन है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा बाबू। चले, हमने पहले को सेम उतार लिया, साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। अब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है बाबू 1 और थीटा के यहाँ पे है 75 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 39 को देख लिया जाए। सवाल नंबर 39 है बाबू, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के क्या होता है बाबू? बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है बाबू 1 + tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया बाबू? चलिए अगले सवाल को देखा जाए। सवाल नंबर
40 को, सवाल नंबर 40 क्या बोल रहा है बाबू, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा। 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर किसका होगा, चेक करते हैं बाबू। चेक करके देखिए, यहाँ 2 हम सबको पता है बाबू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ थीटा के जगह पर अल्फा है, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसलिए अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है बाबू। चलिए सवाल नंबर 41 को देखिए। सवाल नंबर 41 क्या है, 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा। ध्यान से देखिए बाबू, 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बाबू। सवाल नंबर 42 देखा जाए। सवाल नंबर 42 ध्यान से देखिए बाबू, क्या बोल रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर हो 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान निकालना है। सबसे पहले तो हम अल्फा का मान निकालेंगे। 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा का मान निकालेंगे 180 बट्टा हो जाएगा, 180 बट्टा हो जाएगा 3, काटेंगे बाबू तो कितना बन जाएगा, अल्फा का मान 60। हमसे पूछा गया है कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा के जगह पर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान बताना है। ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखिए, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बाबू, करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, अगले सवाल को देखते हैं बाबू, सवाल नंबर 43 को। सवाल नंबर बाबू 43, 1/√3 किसका मान होता है। साइन के टेबल में 1/√3 नहीं होता है, tan के टेबल में 1/√3 होता है, वह किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बाबू, सही है। समझ में आया बाबू। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। सवाल नंबर 44 क्या है बाबू, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका पदांतर यानी सार्वांतर यानी डी का मान निकाला। डी निकालने के लिए हमें 2 पद चाहिए वो T1 और T2। तो चलिए सबसे पहले तो हम 2 पद निकालेंगे, पहला पद और दूसरा पद। और पहला पद निकालने के लिए बाबू हम n का मान 1 रखेंगे, दूसरे पद के लिए n का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। AP का सार्वांतर यानी डी निकालने के लिए 2 ही पद की जरूरत पड़ती है। तो चलिए चेक करते हैं बाबू, सामान्य पद जो हमारा AP का है बाबू, वो सामान्य पद क्या दिया गया है, 13 - 2n। हमें क्या निकालना है, प्रथम पद यानी T1 निकालना है। T1 निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, माइनस में 2 गुणे n के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 13 - 2 क्या बन जाएगा बाबू, 11। ठीक है। और हम लोग T2 निकाले बाबू, T2 के लिए ध्यान से देखिए 11 हो जाएगा। और T2 के लिए ध्यान से देखिए बाबू, 13 - 2 गुणे n के जगह पर क्या रखेंगे, 2, दूसरे पद के लिए 2 रखेंगे, तो 13 - 2 गुणे 4 हो जाएगा। और 13 में से 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है बाबू। हमें निकालना क्या है, सारबंतर निकालना है। सारबंतर का सूत्र होता है बाबू D बराबर T2 - T1। क्या होता है, T2 - T1। T2 का मान है बाबू 9 माइनस T1 का मान है 11। 9 में से 11 को माइनस करेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, इसका मतलब D का मान -2, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर। ठीक है बाबू। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 देखिए, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य निकालना है बाबू। तो सबसे पहले इस AP से जो हमें मिल रहा है उसको हम लोग नोट करते हैं, क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए। इस AP से हमें प्रथम पद मिलेगा
एपी का जो पहला पद होता है उसको ए से लिखते हैं, ए का मान हो जाएगा 126। हमें डी मिल जाएगा, डी क्या होगा, दूसरे में से पहले को माइनस करें तो 120 में से 126 को माइनस करेंगे तो डी का मान आ जाएगा माइनस में 6। ठीक है बाबू, हमें बताना है कि कौन सा पद 0 होगा, इसका मतलब n का मान निकालना है। और हमने मान लिया कि जो एपी का nवा पद है वह क्या है बाबू, 0 है। nवा पद का सूत्र होगा बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में हो जाएगा 0। a के जगह पर 126 प्लस n का मान निकालना है, माइनस में 1 साथ में चलेगा, d का मान हो जाएगा माइनस में 6 अब बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है बाबू, तो यहाँ से देखिए ये प्लस 126 इधर आएगा तो माइनस में 126, यहाँ पे माइनस और गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 6। ठीक है बाबू, और यहाँ क्या बच जाएगा, 126 गया और माइनस 6 चला गया तो यहाँ बच गया n माइनस 1। इसको अगर हम लोग काटे माइनस तो माइनस कट जाएगा बाबू, n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 एकम 6। n का मान निकालेंगे तो 21 प्लस 1 यानी n का मान क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अर्थात तो एपी का जो 22वां पद है बाबू वह 0 होगा। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं बाबू। सवाल नंबर हमारा है बाबू 46। 46 क्या बोल रहा है, सेक इंटू कॉस किसके बराबर होगा। तो सेक इंटू कॉस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। थोड़ा चेक कर लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए सेक ए हमने रहने दिया और कॉसे को लिख सकते हैं 1 बट्टा में, कॉस को लिख सकते हैं बाबू 1 बट्टा में सेक ए। सेक ए से सेक ए कट गया, कितना बच गया 1, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है बाबू, सही है। ठीक है, सवाल नंबर 47 देखा जाए। सवाल नंबर 47 है, यदि ए का मान 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस कॉस ए किसके बराबर होगा। जब ए का मान हम 45 डिग्री माने तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए के जगह पर 45 डिग्री, फिर कॉस बाबू और ए के जगह पर 45 डिग्री। साइन के टेबल में 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस के टेबल में भी 45 का मान होता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 कैल्सियम हो जाएगा, रूट में 2 ऊपर बन जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये ऑप्शन में नहीं है बाबू, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा हमारा। देखिए ध्यान से, इस 2 को हम रूट में चेंज कर सकते हैं तो 2 के बदले में 2 बार रूट लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 और नीचे चल रहा है √2 और √2 से √2 कट गया, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का मान कितना मिल गया, √2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है बाबू, सवाल नंबर 48 को देखिए। सवाल नंबर 48 क्या है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 9 समपाती रेखा को प्रदर्शित करेगा। समपाती रेखा के लिए क्या कंडीशन होता है वो, समपाती रेखा के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और b1/b2 बराबर होता है c1/c2 का। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम गुणांकों को लिखेंगे। अब गुणांक ध्यान से देखिए, यहाँ पहले समीकरण का गुणांक कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा यानी a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा 3। ठीक है बाबू, दूसरे समीकरण को गुणांक को हम लोग मानेंगे a2, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और जो अचर पद होगा उसको मानेंगे c2। अब चेक करिए बाबू, तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3 बराबर b1 का मान है 2 बट्टा b2 का मान है k बराबर c1 का मान है बाबू 3 और c2 का मान है 9। हमें k का मान निकालना है, किसी 2 भाग को सॉल्व कर लीजिए। यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। k में 1 से गुणा करेंगे k और 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, यानी k का मान क्या आ गया बाबू 6। अब बताएं ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, वहां हमने गलती से 2 लिख लिया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 49 को। सवाल नंबर 49 क्या है बाबू, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है। 3, 7, 11 का 14वां पद है। किसी भी पद को निकालने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला चीज a और दूसरा चीज बाबू d।
यानी सार्वंतर। ए और डी दो चीज चाहिए। ए का मान देखिए एपी से मिल जाएगा, एपी का जो प्रथम पद होगा ए का मान होगा, और T2 माइनस T1 जो आएगा डी का मान होगा। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करें तो क्या मिल जाएगा 4, डी का मान हो जाएगा। हमें 14वां पद निकालना है। 14वां पद को लिखेंगे ए 14 से, जिसका सूत्र बनेगा बाबू ए प्लस में 13 डी। ए के जगह पे 3 प्लस 13 गुणे डी के जगह पर 4। तो हमें क्या मिलेगा बाबू 3 प्लस 13 चौके 52, अब 52 3 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा बाबू 55। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 50 और आज का ये लास्ट सवाल है बाबू इस वीडियो का। बिंदु 7,10 किस पाद या किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश के लिए साइन याद रखिए बाबू, साइन क्या होता है चतुर्थांश के लिए साइन ध्यान से देखिए बाबू। यदि x और y दोनों का मान प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। यदि x का मान y और x का मान माइनस और y का मान प्लस में हो तो यह हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। यदि बाबू x का मान भी माइनस में हो, y का मान भी किस में हो माइनस में हो, तो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। यदि x का मान प्लस हो और y का मान माइनस हो तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा बाबू चतुर्थ चतुर्थांश। यह चतुर्थ पाद यानी प्रथम पाद हो जाएगा, यह द्वितीय पाद हो जाएगा, यह तृतीय पाद, और ये हो जाएगा चतुर्थ पाद। ठीक है बाबू, हमसे देखिए पूछा गया कि 7,10, 7 क्या है कोई साइन है तो हम प्लस मान सकते हैं, और 10 क्या है कोई साइन है तो क्या मान सकते हैं प्लस। देखिए दोनों प्लस है, दोनों जब प्लस रहेगा तो ये बिंदु जो होगा किस पाद में आएगा तो प्रथम चतुर्थांश यानी प्रथम पाद में आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही।